नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से खबर सामने आई है जहां पर फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। मौके पर दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौजूद हैं, लेकिन आपको बता दें कि कड़ी मशक्कत के बीच आग बुझाने की जद्दोजहद जारी है। हालांकि आग लगने के कारणों का अभी तक कुछ पता नहीं चल सका है। दिल्ली के लॉरेंस रोड पर स्थित एक फैक्ट्री में शुक्रवार की दोपहर को यह आग लगी है और सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार जारी है। और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सुष्मिता सेन को ललित मोदी मिल गए, लेकिन हमारे मोदी जी को वो नहीं मिल रहे हैं। बता दें आपको कि इससे पहले दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने यह आरोप लगाया था कि जल्दी ही सीबीआई केंद्र के इशारे पर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करने वाली है। ये मामला दिल्ली में एक्साइज ड्यूटी को लेकर है, जिस पर उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने केंद्र से मामले की हाई लेवल जांच की सिफारिश की थी। और इस बीच दिल्ली में मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल के बीच अनबन का पुराना नाता है और एक बार फिर से ये दोनों ही आमने सामने आकर खड़े हो गए हैं। आपको बता दें कि दिल्ली के उपराज्यपाल ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ एक कड़ा कदम उठाया है। एलजी विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली सरकार की एक्साइज पॉलिसी के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दिए। और दरअसल केजरीवाल सरकार पर नई आबकारी नीति के तहत शराब की दुकानों के टेंडर में गड़बड़ी का आरोप लगाया गया है। आरोप यह है कि नई आबकारी नीति में नियमों की अनदेखी करते हुए शराब की दुकानों के टेंडर दिए गए हैं। इसी महीने की शुरुआत में तैयार की गई रिपोर्ट के अनुसार केजरीवाल सरकार पर जीएनसीटीडी एक्ट के 1991, व्यापार लेन देन नियम 1993 और दिल्ली आबकारी नीति 2009 समेत दिल्ली आबकारी नियम 2010 के उल्लंघन का आरोप है। अब एलजी के आदेश पर आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि हमने पहले ही कहा था कि 2016 की स्थिति वापस आ जाएगी। हमें रोकने के लिए सीबीआई द्वारा पूछताछ, आयकर और ईडी का सहारा लिया जाएगा। वो हमारे काम में बाधा डालने के लिए सभी तरह की कोशिश कर रहे हैं। वो हमारे स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के बाद डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के पीछे पड़े हुए हैं। और इसके पहले भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सिंगापुर यात्रा को उपराज्यपाल ने खारिज कर दिया था। क्या कुछ कहा गया, विस्तार से आप भी सुनिए। बच्चे को पता होगा, मनीष सिसोदिया जी दिल्ली के शिक्षा मंत्री हैं। वो मंत्री जो पूरे देश में शिक्षा की क्रांति लाए, जिनका डंका आज देश में नहीं विदेशों में बज रहा है, उस उप मुख्यमंत्री को फंसाने के लिए ये सीबीआई की इंक्वायरी केंद्र सरकार के इशारे पर हमारे एलजी साहब ने रिकमेंड की है। और बड़े शर्म की बात है कि हजारों करोड़ रुपए लूट के लोग विदेश चले गए। नीरव मोदी चले गए, ललित मोदी चले गए, विजय माल्या चले गए। केंद्र सरकार ने भगा दिया उन्हें कि जाओ, यहां पे तो कार्रवाई करनी पड़ेगी, निकल जाओ। केंद्र सरकार की नाक के नीचे से निकल गए और अभी तक आए नहीं। उनका ये कुछ नहीं बिगाड़ पाए। अपने देश के सर्वाधिक जाने जाने वाले और प्रसिद्ध उप मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी को फंसाने के लिए ये काम किया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल जी कई बार ये बात पहले कह चुके हैं। इस बात की अफवाह काफी दिनों से चल रही है कि अब सत्येंद्र जैन के बाद मनीष सिसोदिया जी को किसी भी तरीके से किसी भी मामले में फंसाने की कोशिश जो है कि। और अब रुक करेंगे संसद की ओर, जहां संसद में मॉनसून का सत्र आज 5वां दिन रहा, लेकिन पिछले 4 दिन में विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ चुका ये संसद का सत्र काफी दुखदायी रहा। बताया जा रहा है कि लगातार हंगामे के बीच गुरुवार को संसद में प्रश्नकाल हुआ और इस दौरान मौखिक उत्तरों के लिए सूचीबद्ध 15 में से 13 सवाल किए गए। हालांकि सवाल जवाब के बीच भी विपक्षी सांसदों ने महंगाई और जीएसटी जैसे मुद्दों पर हंगामा जारी रखा। 5वें दिन यानी शुक्रवार को भी महंगाई और बढ़ते दामों के खिलाफ विपक्ष संसद में प्रदर्शन कर रहा है।
महंगाई और जीएसटी के मुद्दों पर कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के सदस्यों के इस हंगामे के कारण आज भी लोकसभा की कार्रवाई 2 बार स्थगन करने के बाद अब सोमवार को अपराह 2 बजे तक के लिए ये कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। आपको बताते चलें कि राष्ट्रपति चुनाव के बाद उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने हैं और इससे पहले टीएमसी ने भी इन चुनावों से दूरी बनाने का फैसला किया। इस पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि हम चाहते हैं कि पूरा विपक्ष एकजुट होकर काम करे। हम टीएमसी के फैसले के पीछे का कारण जानने की कोशिश करेंगे। और बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है, जिससे आपको रूबरू करा दें कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सियासत डगमगाई नजर आ रही है। बघेल और टीएस अब नहीं रहे जयवीरू। बता दें आपको कि टीएस सिंहदेव का इस्तीफा स्वीकार कर रविंद्र चौबे संभालेंगे अब पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग। छत्तीसगढ़ के मंत्री टीएस सिंहदेव के इस्तीफे के बाद ये बड़ा बदलाव देखा गया है। टीएस सिंहदेव के इस्तीफे के बाद ये बड़ा बदलाव है। मंत्री रविंद्र चौबे को बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं और साथ ही आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल के वरिष्ठ मंत्री हैं रविंद्र चौबे, जिन्हें अब पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग का पदभार सौंप दिया गया है। हाल ही में टीएस सिंहदेव ने विभाग से इस्तीफा दिया था और मंत्री रविंद्र चौबे के पास अब संसदीय कार्य, कृषि विकास और किसान कल्याण समेत जैव प्रौद्योगिकी, पशुधन विकास, मछली पालन, जल संसाधन और पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्रालय का पदभार होगा। और छत्तीसगढ़ के मंत्री टीएस सिंहदेव के इस्तीफे के बाद बड़ा बदलाव देखने को मिला है। छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल के वरिष्ठ मंत्री रविंद्र चौबे को पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग का पदभार सौंप दिया गया है। हाल ही में दरअसल टीएस सिंहदेव ने विभाग से इस्तीफा दे दिया था। मंत्री रविंद्र चौबे के पास अब संसदीय कार्य, कृषि विकास और किसान कल्याण और जैव प्रौद्योगिकी, पशुधन विकास, मछली पालन समेत जल संसाधन और पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्रालय का पदभार है। आपको बताते चलें कि पिछले दिनों ही स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्रालय के जो पद हैं उनसे इस्तीफा दे दिया था और अब यह विभाग रविंद्र चौबे को सौंपा गया है। विभाग का पदभार संभालने वाले कृषि मंत्री रविंद्र चौबे वही मंत्री हैं जिन्होंने रविवार को कहा था कि टीएस सिंहदेव के इस्तीफे से विधायक आहत हुए हैं। रायपुर में मुख्यमंत्री निवास में कांग्रेस विधायक दल की एक बैठक हुई। इस बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में मंत्री चौबे ने कहा था कि ज्यादातर विधायकों ने सिंहदेव के इस्तीफे पर सवाल उठाया है। और इस बीच खबर है देवास से, जहां औद्योगिक थाना क्षेत्र के बावड़िया क्षेत्र में आदतन अपराधी युवक की चाकू और धारदार हथियारों से हमला कर हत्या कर दी गई है। बदमाशों ने युवक को घेरा और फिर उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। इस मामले में थाना औद्योगिक पुलिस ने करीब 8 लोगों पर विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक मृतक हिस्ट्री शीटर बदमाश था और जलाबदर रह चुका है। मिली जानकारी के अनुसार रात करीब 12 बजे बाइक से जा रहे युवक गणेश उर्फ गन्नू, पिता राजेश भावसार जिसकी उम्र 20 साल है, निवासी बावड़िया पर हमला किया गया। गणेश की गर्दन, पेट और सीने समेत शरीर में कई जगहों पर वार किया गया है। पुलिस ने अब इस आरोपी राजकुमार समेत कई अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कुल 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिन पर धारा 302 समेत कई धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया। देखिए, कल एक 24 वर्षीय युवक है, वो उसी के परिचित उसके पड़ोस में रहने वाले कुछ युवकों से उसका विवाद हो गया था। विवाद में मारपीट हुई। मारपीट के बाद हॉस्पिटल में जाकर उसकी डेथ हो गई। इसमें 3 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है हमने और अन्य लोगों के जो नाम आ रहे हैं उनको भी जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। कितने आरोपी? उन्होंने 8 लोगों के नाम बताए हैं फरियादी पक्ष ने। हम लोग क्रॉस चेक कर रहे हैं कि कितने लोग उसमें उपस्थित थे घटना स्थल पर, और जो लोग भी उपस्थित होंगे उन सभी को अन्य गिरफ्तार किया जाएगा। मुख्य आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। और कानपुर के चर्चित बिकरू कांड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को जांच समिति की रिपोर्ट पर उचित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि विकास दुबे मुठभेड़ मामले में आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में सिफारिशों के आधार पर उचित कार्रवाई की जाए। इसी के साथ ही उच्चतम न्यायालय ने न्यायमूर्ति BS चौहान समिति की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने और उसे अपनी वेबसाइट पर अपलोड करने का आदेश दिया। कानपुर के दहशतगर्द गैंगस्टर विकास दुबे और उसके गुर्गों ने DSP समेत 8 पुलिस कर्मियों की गोली मारकर हत्या कर दी थी।
एक एक पुलिसकर्मी को दर्जनों गोलियां मारी गई थी और पुलिस और एसटीएफ ने मिलकर 8 दिन के भीतर ही विकास दुबे समेत 6 बदमाशों को एनकाउंटर में मार गिराया था। इस मामले में करीब 54 आरोपी अभी भी जेल में बंद हैं और केस का ट्रायल फिलहाल जारी है। और इस सबके बीच एक और बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। लालू प्रसाद यादव एम्स से डिस्चार्ज हो चुके हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। लालू प्रसाद यादव जो खराब स्वास्थ्य के चलते एम्स में भर्ती कराए गए थे, अब उन्हें एम्स से डिस्चार्ज किया गया है। बेटी मीसा भारती के घर पहुंचे हैं लालू प्रसाद यादव। एयर एम्बुलेंस से लाए गए हैं आरजेडी प्रमुख और पटना में गिरने से कंधे में उनके फ्रैक्चर आया था, जिसके बाद एम्स अस्पताल में लालू प्रसाद यादव को भर्ती किया गया था। आपको बता दें कि काफी गंभीर हालत में लालू प्रसाद यादव को अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां कई दिनों तक इलाज चलने के बाद अब उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। बता दें लालू प्रसाद यादव बेटी मीसा भारती के घर पहुंचे हैं और गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था और अब एयर एम्बुलेंस के जरिए आरजेडी प्रमुख को दिल्ली लाया गया था, जिसके बाद अब उन्हें डिस्चार्ज किया गया है और अब वो अपनी बेटी मीसा भारती के घर पहुंचे हैं। खबर अब लखनऊ से है, जहां भुवर चौकी के अंतर्गत आने वाली लक्ष्मी विहार में 2 परिवारों के बीच जमकर मारपीट हुई। घर के सामने नाली पर से गुजरने को लेकर यह झगड़ा शुरू हुआ और इस झगड़े में जमकर लाठी डंडे चले। इससे नासिर अली नाम का शख्स और उसकी बेटी समेत उसके नाबालिग बेटे अनस को भी काफी गंभीर चोट आई है। दोनों पक्षों की तरफ से एक दूसरे के साथ मारपीट की गई और इसी दौरान एक दूसरे के खिलाफ थाने में इन दोनों ने तहरीर दे दी है। सर हमारी बिटिया पानी चीनी लेने गई थी, वहाँ से हमारी बिटिया आ रही थी तो उसकी नाली पर से निकल पड़े। उन्होंने जो है लाठी डंडों से लेकर सबको मारने लगी। जब हम घर से निकले तो हमारे विवाह दिया, बहुत खून खच्चर बह रहा है। किन लोगों ने मारा है? शमशाद, साइमा और उसकी जो है जमीला और अजीम, 4 लोगों ने मारा। 4 लोगों ने मारा। तो किसके किसके चोटें आई हैं? हमारे यहाँ हमारे बेटे को आई है और बीवी को आई है, बिटिया को आई है, सबको आई है। अच्छा, कितने बजे की घटना है लगभग? ये 7 बजे की घटना है। आज सुबह 7 बजे? 7 बजे की घटना है। अच्छा, तो पुलिस को तहरीर वगैरह दी, सूचना दिया? हाँ दिया, मैंने जो है पारा थाने गए, वहाँ हमको बैठाने रहे। वहाँ से तब उन्होंने कहा कि ठाकुरगढ़ थाने जाइए, तब हम ठाकुरगढ़ थाने चले आए। सर ये आपके चोटें जो आई हैं, क्या हुआ है, कैसे हुआ है? ये मुझे मेरे पड़ोसी ने मारा। मैं यहाँ दुकान गई थी, दुकान से वापस आ रही थी तो चीनी लेकर के उसका लड़का मेरे आगे आ रहा था। वो घर में घुस गया अपने, पहले वो निकल गया वहाँ मेरे घर में जो है, मेरे गली में जो कीचड़ है वहाँ से निकलने में प्रॉब्लम होती है, तो हम उनके घर के पास से निकलते हैं, बाहर से उनके, तो वो निकल गया। जब दुकान से हम आए तो वो निकल गया और निकलने के बाद खुद निकल गया। उसके बाद में कांटे रख दिए, तो मैंने कांटे उठा के वो फेंक दिए। मैंने कहा ये कांटे यहाँ क्यों रखे हैं, और बस इतने में मैंने कांटे उठा के फेंकने लगे, तब तक वो लड़का अंदर गया और डंडा लेकर के मेरे सर पे मार दिया। और फिर उसने मुझे अपने, उसका गल पहले पड़ गया था तो उसने मुझे अपने घर में खींच लिया। मेरा भाई बाहर निकला तो इसको भी खींच लिया और दरवाज़ा बंद करके हम दोनों को अंदर बहुत मारा। उसके बाद में जब मेरे मम्मी पापा आए, दरवाज़ा ज़बरदस्ती खुलवाए हैं। जब मेरे पापा ज़बरदस्ती दरवाज़ा खुलवाने लगे तो उनके साथ। और रुक करते अगली खबर की ओर। एक बुजुर्ग मां से बेटे के द्वारा धोखाधड़ी से अचल संपत्ति अपनी पत्नी के नाम करवाकर 25 लाख रुपए में बेचने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि इसकी शिकायत मां द्रौपदी ने एसएसपी मथुरा और जिलाधिकारी मथुरा से की है और आरोपी बेटे को जल्द गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया। आज हमने एक ज्ञापन जिलाधिकारी जी को बंदरों को पकड़ने के लिए दिया है। मैं समझता हूं कि बंदर आए दिन कभी तो महिलाओं को मार देते हैं, कभी मजदूरों को मार देते हैं, चढ़ जाते हैं, बैग छिना लेते हैं। न मालूम कितने यहाँ पर मथुरा वृंदावन में महिला पुरुष इन बंदरों के द्वारा मर गए।
और अब रुक करते हैं रायबरेली की ओर, जहां से खबर सामने आई है कि सीबीएसई इंटर बोर्ड की परीक्षा परिणाम में बीएसएस पब्लिक स्कूल के छात्र मयंक मिश्रा ने 98.4% अंक पाकर जिले में पहला स्थान प्राप्त किया। बता दें आपको कि बीएसएस पब्लिक स्कूल में छात्र मयंक मिश्रा को 500 अंकों में से 492 अंक प्राप्त हुए। मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो मैंने 98.4% मार्क्स पाए हैं, ये बहुत कठिन नहीं है, ये हर कोई पा सकता है। बस इसके लिए आपको लगातार दिन प्रतिदिन अपने टारगेट को बनाकर मेहनत करनी होगी, और कितने घंटे की पढ़ाई करना है ये मैटर नहीं करता है। जितने घंटे मतलब पढ़ाई हम जैसे 2 घंटे कर रहे हैं। और नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी द्वारा सोनिया गांधी से पूछताछ के मामले पर अयोध्या में कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। जेएम कार्यालय जा रहे कांग्रेसियों को अयोध्या पुलिस ने प्रेस क्लब तिराहे पर ही रोक दिया, जिसके बाद पुलिस से कांग्रेसियों की धक्का मुक्की हुई। बताते चलें कि जनपद में धारा 144 लागू है और कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि केंद्र सरकार ईडी द्वारा सोनिया गांधी को डराने का प्रयास किया जा रहा है। आपको ये भी बता दें, कांग्रेस के द्वारा ये प्रदर्शन किया गया है और जिला अध्यक्ष उनके द्वारा प्रदर्शन को लेकर और सोनिया गांधी के त्याग की मूर्ति उन्हें बताया गया है। यह भी कहा गया कि साल 2004 में सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री का पद ठुकरा दिया था, इसलिए केंद्र सरकार कांग्रेसियों को डराने का प्रयास न करे। केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कांग्रेसियों ने यह भी कहा कि भाजपा सरकार महंगाई को रोकने में सक्षम नहीं है, बेरोजगारों को रोजगार नहीं दे पा रही, और जब विपक्ष इस मामले को लेकर आवाज उठाती है तो ईडी द्वारा उसे डराया धमकाया जाता है। लेकिन कांग्रेस डरने वाली नहीं है, वो महंगाई के मुद्दे को लेकर रोजगार के मुद्दे को आवाज उठाती रहेगी। हमारी नेता जिनको डराने का काम कर रहे हैं वो त्याग की प्रतिमूर्ति है। 2004 में उन्होंने इस प्रधानमंत्री पद को किसी और को सुशोभित किया था, तो आज उन्हें डराया जा रहा है। उनकी कुर्सी का डर है, और डर इसलिए कि विपक्ष की आवाज उठाती है। बेरोजगारी, महंगाई और इस जो ठेके पे सरकारी नौकरियों को किया जा रहा है उसके खिलाफ कांग्रेस आवाज उठाती है, विपक्ष आवाज उठाता है, तो ईडी के द्वारा डराया और धमकाया जाता है। इसी को लेकर के हम कांग्रेस जन इस सरकार को चेताना चाहते हैं, आप विपक्ष को ईडी का डर दिखा करके डराना बंद करिए, वरना एक कांग्रेस पार्टी आज से सड़कों से उतर करके जिस तरीके से सदन में लड़ रही है, सड़कों पे लड़ने का काम करेगी। आपको नौकरी देना चाहिए, रोजगार देना चाहिए। आप रोजगार चौपट कर रहे हो, महंगाई पे लगाम नहीं लगा पा रहे हो, रोक नहीं लगा पा रहे हो, नाजायज लोगों को परेशान कर रहे हो, दबा रहे हो। जब विपक्ष उसकी आवाज उठाता है उसको। और अगर आपको विदेशी महिला या पुरुषों से शादी करने का ऑफर मिले तो आप क्या करेंगे? जाहिर सी बात है, शादी की बात है, आप उनसे फोन पर बात जरूर करेंगे या फिर व्हाट्सएप पर चैट करेंगे। पुरुषों और महिलाओं की इसी आदत का फायदा उठा रहे हैं ये साइबर ठग। प्रयागराज में आईजी की टीम को लीड कर रहे साइबर थाना के इंचार्ज राजीव तिवारी ने एक ऐसे ही शख्स को गिरफ्तार किया। ये शख्स नाइजीरिया का नागरिक है और इसने उन बुजुर्ग महिलाओं और पुरुषों के साथ ठगी की है जो विदेश में शादी करने के इच्छुक हैं। नाइजीरिया का ये शख्स ऑगस्ट स्टैनली दिल्ली में रहता है और इसके काम करने का तरीका यह है कि ये सोशल नेटवर्किंग साइट पर ऐसे लोगों को ढूंढता है जो विदेश में शादी करना चाहते हैं और उनकी माली हालत भी काफी अच्छी होती है। तब जाकर ये अपने विदेशी जालसाजों के साथ साठगांठ करके विदेशी महिला और पुरुषों के नाम पर आईडी बनाता है और फिर उसी विदेशी नंबर से इन पुरुष और महिलाओं से चैट करना शुरू करता है। फिर उनको विदेश से गिफ्ट भेजने के नाम पर कस्टम चार्ज के बहाने पैसे मंगाता है। पुलिस को अब तक इसके अनगिनत फ्रॉड की कहानियां पता चल चुकी हैं और इस खुलासे से यह भी पता चला है कि विदेश से भारत में ठगी का पूरा जाल फैला हुआ है। और उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल अपने कुंभे को बढ़ाने में लग गया है। संगठन का विस्तार और सदस्यता अभियान में शामिल होने के लिए अयोध्या पहुंचे राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय ने सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। प्रदेश में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए विभागों में ट्रांसफर को लेकर मंत्री के द्वारा अपने ही अफसरों पर भ्रष्टाचार लगाने को लेकर सरकार पर सवाल उठाया गया है। रालोद के प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय ने कहा कि सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का पर्दाफाश हो गया है। प्रदेश के मंत्रियों ने अपने ही अफसरों पर ट्रांसफर को लेकर भ्रष्टाचार की शिकायत की है, जो कि शर्मनाक है।
केंद्र सरकार ने जिस तरह से खाद्य पदार्थों पर जीएसटी लगाई है, उसकी लोकदल निंदा करता है और कड़ा विरोध जताता है। रामाशीष राय ने यह भी बताया कि राष्ट्रीय लोकदल का लक्ष्य है कि 5 लाख सदस्य बनाए जाएं, जिसको लेकर पूरे प्रदेश में अभियान चलाया जा रहा है। और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए आर्य न्यूज।